सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे 16वें लेक्चर में। और आज हम, जैसे आप देख सकते हो, सागरीय तट स्थल आकृतियां पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से आप परिचित हो गए हैं, वो स्थल आकृतियां जो समुद्री जल की तरंगें और ज्वार समुद्र तट पर बनाते हैं। जब मैं आपको नदी के स्थल आकृतियों के बारे में बता रहा था, तो बहता हुआ जल जो है या हिलता हुआ गतिशील जल जो है, वो 3 प्रकार से अलग अलग परिदृश्य बनाता है। एक नदी के परिदृश्य, दूसरे भूमिगत जल के, और तीसरे तटवर्ती क्षेत्रों में जो पानी का, समुद्र का पानी है, वो समुद्री तट को काटता है, वहां पे अपरदन करता है, वहां पे अपक्षेप करता है और डेपोजिशन करता है, और अलग अलग तरह की स्थल आकृतियां या जियोमॉर्फिक फीचर्स या लैंडफॉर्म्स बनाता है। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, सागर तट की है। देखिए, यहाँ पानी है और कुछ यहाँ पे अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। इसे हम बीच कहते हैं, इन्हें हम स्तंभ या स्टैक्स कहते हैं। और ये जो तटवर्ती क्लिफ्स होती हैं, ये सब अपरदन के कारण बनी हुई हैं। लेकिन समुद्र की लहरों का कार्य शुरू करने से पहले हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले समुद्री तट जो होता है उसके भागों की परिभाषा है, किस भाग को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। दूसरा, समुद्री लहरें या समुद्री तरंगें क्यों बनती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। और तीसरा, ज्वार, टाइड्स क्यों बनती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो सागरीय तट तथा उसके किनारे के भाग। देखिए, ये जो लाइन है, यहां से लेके और यहां तक, ये सागरीय तट या कोस्ट है। ठीक है। इसके आगे के भाग जो हैं, यहां पे देखिए, ये जो लाइन है, ये निम्न ज्वार तल, लो टाइड, यहां तक हमेशा पानी रहता है। इसीलिए इसको सुदूर किनारा या ऑफ शोर कहते हैं। यहां हमेशा समुद्र का पानी रहता है। और ये जो लाइन है, यहां तक, ये उच्च ज्वार स्थल है। जब हाई टाइड होती है, जब उच्च ज्वार होता है, तो पानी यहां तक आता है। इसे अग्रिम किनारा या फोर शोर कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक का जो पृष्ठ किनारा या बैक शोर, यहां पे पानी तब आता है जब तूफान आते हैं, सर्ज वेव्स आती हैं, सुनामी आती है, तो यहां तक पानी आ जाता है। लेकिन जो पृष्ठ किनारा है, ये वो क्षेत्र है जहां पे बीच बनते हैं। बीच आप सब फेमिलियर हैं बीच से, आप कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बीच जो होते हैं वो यहां इस एरिया में बनते हैं, और जो सी क्लिफ्स होती हैं वो यहां पे होती हैं। और बहुत सारे जो स्थल आकृतियां हैं वो इस क्षेत्र में बनती हैं। लीजिए, अब हम पढ़ते हैं सागरीय तट को प्रभावित करने वाले कारक। ओशन वेव्स, सागरीय तरंगे।
आपने सिनेमा में अगर आप समुद्र के किनारे गए हो तो आपने देखा है पानी की तरंगें, पानी की लहरें, पानी की वेव्स ऐसे आती हैं, बीच तक आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। कभी धीमी गति में आती हैं, कभी तेज आती हैं। ये इनको बनाता कौन है? हवा। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी बड़ी तरंगें बनेंगी। दूसरा है सागरीय धाराएं। समुद्र का पानी जो है वो बहुत कारणों से बहता रहता है, उनको ओशन करंट्स या सागरीय धाराएं कहते हैं। तीसरा है ज्वार, टाइड्स। आमतौर पे अमूमन ये दिन में 2 बार, एक बार हाई टाइड होती है, एक बार लो टाइड होती है। जब लो टाइड होती है पानी किनारे से दूर चला जाता है, आपने देखा ऑफ शोर तक चला जाता है, और जब हाई टाइड होती है तो फोर शोर तक आ जाता है। उसके बाद है सुनामी। सुनामी एक आपदा है, एक घटना है। आपने पहले अर्थक्वेक वाले चैप्टर में, भूकंप वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब समुद्र तल के नीचे कोई भूकंप आता है तो जो लहरें हैं, पानी में तरंगें बनती हैं जो बहुत ऊंची और तीव्र गति से चलने वाली होती हैं और जाके वो किनारे को नष्ट करती हैं। और तीसरा है स्टॉर्म सर्जेस या तूफानी लहरें। जब किसी भी तरह के तूफान आते हैं, स्पेशली जब चक्रवात आते हैं, तो इतनी तेज हवा होती है चक्रवातों में कि वो बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी तरंगें बनाते हैं जो कि बैक शोर तक चली जाती हैं और काफी नुकसान करती हैं। ज्वार। अब हम पढ़ेंगे ज्वार क्या है। देखिए, मैंने ये तस्वीर एक ही जगह की है। ये निम्न ज्वार में पानी इस जगह से पीछे पीछे रह गया, यहां सब खाली हो गया, और जब उच्च ज्वार आती है तो पानी यहां तक आ गया। ये ऑफशोर है और ये फोरशोर है, और आप देख सकते हैं कि कितना अंतर होता है। ये दिन में 24 घंटे में कहीं पे एक जगह एक बार होता है, कहीं पे 2 बार होता है। ज्यादातर ये एक बार होता है कि पानी पीछे चला जाता है और निम्न ज्वार, फिर पानी ऊपर आता है तो उच्च ज्वार बनते हैं। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं? उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, हाई टाइड, लो टाइड। उसके बाद पूर्ण ज्वार, स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार, नीप टाइड। ये क्यों और कैसे बनते हैं अगली स्लाइड में देखिए। अब सबसे पहले जो ज्वार है वो बनता है, जो आप देखिए यहां पे, इसमें स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में ये सूरज है, ये चांद है, ये एक ही लाइन में है, और इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो पानी को ज्यादा दूर तक खींचती है। यहां से पानी, एक बात याद रखना, समुद्र का पानी कांस्टेंट है, वो उतना ही है, बढ़ कम नहीं सकता। सो अगर यहाँ पे पानी ज्यादा आएगा तो इस जगह पे पानी कम हो जाएगा 90 डिग्री के कोण पे, क्योंकि वो ऐसे जा रहा है तो यहां से पतला हो जाएगा ऐसे, तो निम्न ज्वार हो जाएगा। लेकिन जब स्प्रिंग टाइड आती है तो सूरज और चांद एक ही लाइन में है, उनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो ज्यादा हो जाती है, तो वो ज्यादा बड़ी ज्वार पैदा करते हैं। और जब वो 90 डिग्री की कोण पे होते हैं तो वो लघु ज्वार या छोटी ज्वार पैदा करते हैं। अब हम आते हैं सागरीय तरंगों। सबसे पहले हम एक तरंग का
परिभाषाएं, उसके अलग अलग भागों की परिभाषाएं। यहां देखिए, ये एक पानी की तरह है, इसको शिखर या क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ या गर्त कहते हैं। गर्त समझते हैं, नीचे का भाग ऊपर का भाग। दो शिखरों में जो मापने वाला डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम? आवृत्त, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। आवृत्त, वेवलेंथ। दो वेव्स के बीच में कितना अंतर है, दो तरंगों के बीच में कितना अंतर है। अगर निम्न आवर्तन वाली तरंग होंगी तो वो दूर दूर होंगी, बहुत ऊंची नहीं होंगी। उच्च आवर्तित जो होंगी वो पास पास होंगी और ऊंची होंगी। लेकिन तरंगें बनेगी किससे? हवा की गति से। जब हवा पानी के ऊपर से बहेगी, जितनी तेज हवा उतनी बड़ी तरंगें बनेंगी। ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कोई भी आप जोहड़ छप्पड़ समझते हैं ना, तालाब के किनारे जाके या छोटी झील के किनारे जाके खड़े हो जाइए, उसके पानी, अगर हवा चल रही होगी तो उसके पानी के ऊपर तरंगें बन रही होंगी। अगर सुबह सुबह या शाम को जाएंगी, जब बिल्कुल हवा शांत है, हवा की गति ऑलमोस्ट जीरो है, शून्य है, तब आप देखेंगे वो शीशे की तरह फ्लैट होगा। यही कारण है कि तरंगें बनती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समुद्र बहुत बड़े होते हैं और वहां पे हवा की गति जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए बड़ी बड़ी तरंगें बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे अपर्दनकारी भू-आकृतियां, जो सागरीय तट पर अपर्दन से भू-आकृतियां बनती हैं। सबसे पहले बहते जल या भूमिगत जल की तरह समुद्री कटाव की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? संघर्षण, अपघर्षण, एट्रिशन, देन जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। लेकिन यहाँ पे एक नया जल दाब क्रिया। जब इतनी बड़ी बड़ी तरंगें इतनी जोर से आके सागर के साथ टकराती हैं, जो पानी का वजन है उससे जो दाब बनता है, प्रेशर बनता है टकराने से, उसको जल दाब क्रिया कहते हैं। ये दरिया में या भूमिगत जल में नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स घुलन क्रिया, कोई भी जो चट्टाने हैं जो घुलनशील हैं, जो सॉल्युबल हैं, वो घुल के अपर्दन हो जाता है उनका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तटीय क्लिफ। अब क्लिफ एक चट्टान है जिसका हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का कोण पड़ता है। तटीय क्लिफ तटों पर पाई जाती हैं जहां निक्षेपण के बजाय लहरों का अपर्दन प्रमुख तटीय प्रक्रिया होती है। जैसे कि लहरें तट पर आती हैं, शीर्ष भूमि या हेडलैंड का अपर्दन होता है जिससे खड़ी समुद्री चट्टानें बनती हैं। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी 90 डिग्री की खड़ी चट्टानें। फिर तरंग घर्षित बेदी, इसे हम वेव कट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं अंग्रेजी में। एक तरंग घर्षित बेदी समतल क्षेत्र होता है जो अक्सर समुद्री चट्टान के पैर पर समुद्र की लहरों से काट काट के बना होता है। ये अक्सर न्यूनतम ज्वार के समय सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ देखिए, ये क्लिफ्स हैं और ये एक प्लेटफॉर्म है। ये क्लिफ्स कट कट के पीछे हट गई हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड चट्टान की हैं। तो एक ऐसे जैसे चबूतरा बनता है प्लेटफॉर्म, जैसे
बेदी बनती है, वैसा एक सख्त चट्टान का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और इसे हम तरंगर्षित बेदी। तरंगर्षित क्यों? क्योंकि ये तरंगों ने घिसा घिसा के काट काट के ये क्लिफ्स को पीछे धकेल दिया है और उनका जो नीचे का हिस्सा है वो अभी बरकरार है। तटीय कंदरा। कंदरा क्या होता है जी? केव, गुफा। समझ रहे हैं? बहुत बार जो ये तटीय क्लिफ होती हैं, इनमें जल दाब क्रिया के कारण, ये देखिए फोटो में देखिए, ये गुफाएं बन जाती हैं। कहीं से चट्टान कमजोर होती है तो वो पानी टकरा टकरा के उसके प्रेशर के कारण, घुलन क्रिया के कारण, किसी भी कारण वहां पे उसमें छेद होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो छेद बड़े होके कंदरा या गुफा या केव का आकार ले लेते हैं। मेहराब, सागरीय स्तंभ और स्टंप। अब ये सारे केव्स से बनते हैं। जैसे ये कंदरा बनेगी, ये बड़ी होती जाएगी, फिर ये हेडलैंड जो है, शीर्ष चट्टान जो है, उसके बीच में से आर पार हो जाएगी। जब आर पार हो जाएगी तो एक मेहराब बन जाएगा, एक आर्च बन जाएगा। ऐसा है जैसे पुल, इसके नीचे से आप जा सकते हैं और कुछ समय बाद ये जो है ये अपर्दन से बड़ा होता जाएगा, यहां से ये ढह जाएगा और पीछे एक स्तंभ बच जाएगा। अब कुछ हजार साल, लाख साल बाद ये स्तंभ भी तरंगों के घर्षण के कारण छोटा होता जाएगा और एक स्टंप के आकार में बच जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये भी पूरा इसका अपर्दन हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। वात क्षेत्र, बात आप समझते हैं, ब्लो होल, जहां से पानी, ये करीब करीब जो आपका तट है उससे काफी दूर पीछे होता है, 20, 30, 50, 100 मीटर दूर होता है। ये होता क्या है कि ये कंदरा बन जाती हैं, केव्स बन जाती हैं जब प्रेशर से उनमें पानी आता है। देखिए आप, एक तो है जल दाब क्रिया, लेकिन उसके अंदर हवा भी तो है। जब वो टकराती हैं, हवा को कंप्रेस करती हैं, हवा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। कहीं अगर दरारें होती हैं, कमजोर स्थल होते हैं, कोई जोड़ होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो तोड़ तोड़ के उसको प्लस पानी का दबाव, उसको तोड़ तोड़ के उसको घोल के एक चिमनी नुमा चीज बना देता है। ये देखिए, और यहाँ पे एक छिद्र हो जाता है, इसे वात छिद्र कहते हैं, क्योंकि जब भी तरंग आके यहाँ पे टकराएगी तो उसका पानी जो है ये यहाँ से फुहारे की तरह निकलेगा। लघु निवेशिका अंडा आकार की होती है, इसको अंग्रेजी में कोव कहते हैं। ये क्यों है जी? ये विभेदक अपर्दन के कारण, डिफरेंशियल इरोजन, बीच में कहीं एक चट्टान है जो कमजोर है, जो इतनी ठोस नहीं है, जो बहुत सख्त नहीं है, उसका अपर्दन हो जाता है और उसके आसपास की जो सख्त चट्टानें हैं, ठोस चट्टानें हैं, उनका कम अपर्दन होता है। तो ये एक अंडा आकार की एक झील नुमा बन जाती है, लेकिन यहां से ये समुद्र के साथ ही कनेक्टेड है। तो इसको लघु निवेशिका या कोव कहते हैं। और अक्सर जहां पे ये कोव होते हैं, इसमें बंदरगाह बने हुए होते हैं, यहाँ पे पोर्ट बने हुए होते हैं, जहां आपके समुद्री बेड़े, समुद्री जहाज बिना तूफान से बच के यहाँ पे
रोके जा सकें, उनको ठीक किया जा सके, उनमें माल लोड किया जा सके, अनलोड किया जा सके। अब निक्षेप की भू आकृतियां, जहां भी तटवर्ती क्षेत्र में जो ऑफ शोर है वहां पे बहुत ज्यादा शंख छिपियां हैं, तो उनके जो बाहर जब वो जानवर मर जाते हैं तो उनके जो बाहर के शेल हैं, सी शेल्स जिन्हें हम कहते हैं, शंख हैं, सीपियां हैं, वो तरंगों के साथ आके उनका जो अक्षेपण है वो पुलिन या बीज के ऊपर हो जाता है। ये तस्वीर में देखिए कितने सारे शंख सीपियां यहाँ पड़े हुए हैं। मूंगा या कोरल बीच, यहाँ पे देखिए, ये भी अंडमान के एक आइलैंड की फोटो है जहाँ पे ये सब प्रबल हैं या कोरल हैं या मूंगा हैं, और इनके जो टूट टूट के जो इनके हिस्से होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे इनका अपक्षेपण हो जाता है, डेपोजिशन हो जाती है। ये रेत नहीं होता, ये मोटे मोटे सफेद रंग के टुकड़े होते हैं। ये चट्टानी पुलिन, जहां पे सख्त चट्टान है और उसके बड़े बड़े पीस आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े पत्थर टूट टूट के और तरंगों के साथ पुलिन के ऊपर इनका क्षेपण या डेपोजिशन हो जाती है। लावा, ये देखिए यहाँ पूरा कोई रेत नहीं है, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र में जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो लावा फ्लो करके बह के गतिशील लावा समुद्र के किनारे ठंडा हो जाता है, जम जाता है और वहां पे एक लावा पुलिन बना देता है। और ये है शिंगल पुलिन, ये भी चट्टानी पुलिन की तरह, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसका फर्क क्या है? फर्क है कि यहाँ पे बारीक बारीक बजरी है, छोटे पत्थर हैं। बजरी आप समझते हैं ना, ये शिंगल है या बजरी है। दूसरे होते हैं रोधिका तथा रोध, बार्स और बैरियर्स। अविरोधक, रोधक आप समझते हैं ना, जो रोकता है, रोकने वाला। अब ये कैसे रोकते हैं अभी देखते हैं। तटीय क्षेत्र में 7 प्रकार के बार और बैरियर, रोधिका या रोध होते हैं। सबसे पहले स्पिट। अब यहां देखिए, एक साइड से ये हेडलैंड से या शीर्ष भूमि से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे ये आगे को बढ़ रहा है। ये रेत की डेपोजिशन के कारण, तरंगों के कारण, ज्वार के कारण और जो ओशन करंट है, सागरीय धारा है, उसके कारण इसकी शेप ऐसे बन जाती है। इसे स्पिट कहते हैं। दूसरा है रोधिका। रोधिका, रोध मतलब जो रोक देता है। अब यहां पे देखिए, इसे बार भी कहते हैं। इसने क्या किया, यहां पे सारे रेत का डेपोजिशन हो गई है, क्षेपण हो गया, लेकिन इसके पीछे एक लगून बन गया है, एक पानी का हिस्सा इसके पीछे है। जब कभी स्टॉर्म सर्ज या उच्च ज्वार होता है तो इसके ऊपर से, रोधिका के ऊपर से पानी जाके यहाँ भर जाता है। जब निम्न ज्वार होता है तो ये दिखाई देता है और पानी नीचे चला जाता है। ये है जी अपतट रोधिका या ऑफशोर बार। यहां देखिए, ये पूरे तट के साथ साथ बहुत दूर तक चलता है और इसके पीछे एक सम दूर काइंड ऑफ पैरेलल एक पानी का लगून बनता है। फिर हुक, यहां देखिए,
हुक आप समझते हैं ना, कुंडी इस आकार की, इस आकार का, स्पिट के सिर के ऊपर जल धाराओं की गति और ज्वार के कारण और तरंगों के कारण ये एक कुंडी के आकार का एक क्षेपण का डेपोजिशनल फीचर जो रेत का बना हुआ है, इसे हुक कहते हैं। फिर तंबोलो। अब तंबोलो क्या है? एक रोधिका या रोध जो डेपोजिशन के कारण, अक्षेपण के कारण बना है और वो एक छोटे से टापू को शीर्ष हेडलैंड से जोड़ता है, तट से जोड़ता है, शीर्ष भूमि से जोड़ता है। खाड़ी मुख रोधिका, बे माउथ। खाड़ी आप समझते हैं ना, बे माउथ। माउथ का मतलब खाड़ी मुख। ये देखिए यहाँ पे इसने पूरी तरह से नहीं, पूरी खाड़ी को बंद नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा बीच में गैप है। ये देखिए यहाँ पे गैप है और ये भी डेपोजिशन के कारण, क्षेपण के कारण बनता है। लेगून। लेगून मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई भी रोध, रोधिका किसी हिस्से को बंद कर दे लेकिन उच्च ज्वार में या तरंगों के कारण उसमें पानी भरता रहे, आगे उसके एक रोध लगा हुआ हो, तो ये जो पानी का एक तालाब बन जाता है, इसे लगून कहते हैं। यह है तटीय तर भाग, जिसे हम बैक वाटर्स, केरला के बैक वाटर्स आपने सुना होगा, या आपने मार्श फ्लैट्स, सॉल्ट फ्लैट्स, रण ऑफ कच्छ के सुना होगा। ये वो भाग है जहां पे तटीय तर भाग, ये है जमीन लेकिन ज्वार के कारण, तरंगों के कारण ये गीला रहता है। तटीय तर भाग निचले समतल कम जल निकासी वाले भूभाग होते हैं जो प्रतिदिन या कभी कभार खारे पानी से भर जाते हैं और घास जैसे पौधे, सेज और रश की मोटी परत से ढके होते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरे ग्रीन है। तटीय तर भाग समुद्र तटों, अवरोधक पट्टियों और समुद्र तटों के अंदर मुहाना और डेल्टाओं पर आम है। मुहाना, एस्चुरीज और डेल्टा आपको पता ही है, वहां पे ये बहुत मिलते हैं आपको। ये लहरियों की क्रिया को कम करके और तल छट को रोककर तट रेखाओं को कटाव से भी बचाते हैं। ठीक है जी। अगर आप एक जंगली गधे जो हैं रण ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, भूरे से रंग के होते हैं और वो ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में जो तटीय तर भाग हैं, जो बैक वाटर्स हैं कच्छ में, वहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए यहाँ बहुत हरियाली है, घास है। और ये घास जो हैं ये उच्च लवणता वाले सेलाइन वाटर्स, नमकीन खारे पानी में भी उग सकते हैं, इसलिए वो इनको खा के सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वाइल्ड एसेज ऑफ रण एक नेशनल ज्योग्राफिक और BBC अर्थ दोनों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है। अगर आप YouTube पे टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।